नमस्कार साथियों, आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीसी द्वारा आयोजित विगत भर्ती परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी सटीक व्याख्या के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, पहले क्वेश्चन की व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास निम्न में से किसका है? ये साहित्य इतिहास के ग्रंथों से संबंधित क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन रामकुमार वर्मा, मोतीलाल मेनारिया, कृष्ण शंकर शुक्ल और राम नरेश त्रिपाठी। तो आलोचनात्मक इतिहास से ये है रामकुमार वर्मा का। ये ग्रंथ है साथियों 1938 में लिखा गया। और इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं? 7 प्रकरण हैं। और रामकुमार वर्मा ने इसमें संधि काल से लेके भक्ति काल तक का वर्णन किया और उन्होंने 643 से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी और अपने ग्रंथ में लास्ट में 1693 तक का वर्णन किया। और इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना था? स्वयंभू को। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मोतीलाल मेनारिया ये राजस्थान से संबंधित इतिहासकार है। इनके 2 ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? एक है राजस्थानी भाषा और साहित्य और दूसरा जो इनका ग्रंथ है राजस्थानी पिंगल साहित्य। तो ये 2 ग्रंथ हैं मोतीलाल मेनारिया के, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। और कृष्ण शंकर शुक्ल का ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? कृष्ण शंकर शुक्ल का। और राम नरेश त्रिपाठी का जो ग्रंथ है कविता कौमुदी। इसका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना होगा कि 1917। जब शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था तब कविता कौमुदी के कितने भाग थे? 2 भाग। और वर्तमान में कविता कौमुदी के कितने भाग है? 8 भाग है। और जो दूसरा भाग है इसमें बांग्ला, संस्कृत, हिंदी के ग्राम गीतों का वर्णन किया गया है। तो साथियों, ये जो आलोचनात्मक इतिहास है ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ है और 1938 के अंदर लिखा गया है और इसमें 693 से 1693 तक का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, सरपा के संबंध में असंगत है। ये सहायक आचार्य परीक्षा संस्कृत विभाग 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, सही बात है। 2 कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है और इनकी सभी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में रचित है और इनका एक नाम सरोज वज्र मिलता है। तो साथियों, जो सी ऑप्शन है इनकी सभी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में नहीं मिलती है। इनकी सभी रचनाएं किस में मिलती है? मुक्तक शैली में। तो प्रबंधात्मक शैली में न मिलकर किस में मिलती है? मुक्तक शैली में। और इनका नाम सरोज वज्र, एक और मिलता है राहुल भद्र। राहुल भद्र, सरोज वज्र, राहुल भद्र किनके नाम है? सरपा के नाम है। और हिंदी के प्रथम कवि सरपा को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन। और समय क्या मानते हैं? 769 ईस्वी। और सरपा ने कितने ग्रंथ लिखे थे? 32 ग्रंथ, जिसमें से प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? 2 कोश। इसका संपादन किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? प्रभुचंद बागची ने। तो साथियों, सरपा के बारे में इतनी जानकारी है कि ये हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। समय क्या माना? 769 ईस्वी। सरपा के कितने ग्रंथ है? 32 ग्रंथ है। इसमें प्रमुख कौन सा है? 2 कोश है, जिसका संपादन किया था प्रभुचंद बागची ने। और सिद्धों की रचनाएं मिलती है वो मुक्तक शैली में मिलती है। और सरपा का दूसरा नाम क्या है? सरोज वज्र और राहुल भद्र। ये हुई सरपा के बारे में सामान्य जानकारी। और बच्चन सिंह का एक कथन है, ये आपको याद रखना होगा कि आक्रोश की भाषा का
का पहला प्रयोग सरपा में मिलता। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें मिलता है? सरपा में मिलता। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें मिलता है? सरपा में मिलता है। और सरपा को दोहा सोपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से मानी? ये सहायक आचार्य परीक्षा संस्कृत विभाग 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आचार्य शुक्ल किससे मानते हैं? रसायन से। आचार्य शुक्ल बीसल देव के अंदर एक छंद मिलता है, नाहले रसायन आरंभी शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, जो उसमें बीसल देव रासों के रचना काल से संबंधित जो छंद है उसमें रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति कौन मानते हैं? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो देखो बाकी ऑप्शन को देखते हैं कि रेशे से कौन मानते हैं? तो कवि राजा श्यामल दास। रसिक से सबसे रासों की उत्पत्ति कौन मानते हैं? नरोत्तम स्वामी। और रा सबसे रासो शब्द की उत्पत्ति कौन मानते हैं? एक मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह और दूसरे विद्वान है नंद दुलारे वाजपेयी। और जो विद्वान है वो रासो की उत्पत्ति मानते हैं, जैसे गारसादा तासी। तासी मानते हैं रासो शब्द की किससे मानते हैं? राजसूई से। गिरियर्सन राजा देश शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और राजयश सबसे मानने वाले दो विद्वान हैं, कौन है? एक विद्यंश्री प्रसाद दुबे और दूसरे विद्वान है हर प्रसाद शास्त्री। और जो सर्वमान्य मत है वो है रासक। सबसे रासों की उत्पत्ति कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यही सर्वमान्य मत है और इसका समर्थन करने वाले कौन हैं? माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा। तो साथियों इन बातों को ध्यान रखना होगा कि सर्वमान्य मत क्या है? रासक। और आचार्य शुक्ल किससे मानते हैं? रसायन शब्द से मानते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा है। विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? ये इजी क्वेश्चन है। इसकी भाषा है मैथिली। तो देखो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों किसमें आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। साथियों विद्यापति की 3 प्रकार की रचनाएं मिलती है। पहली मिलती है अपभ्रंश की। इसमें 2 रचनाएं कौन कौन सी है? कीर्ति लता और कीर्ति पताका। दूसरी जो रचना मिलती है मैथिली में, और जो यही रचना है पदावली है, इनकी प्रसिद्धि का आधार है, जो मैथिली में लिखी थे। और अधिकतर रचना मिलती है किसमें? संस्कृत में। कौन कौन सी है? शैव सर्वस्व सार, विभाग सार, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, वर्ण करते, गया पतलक और दुर्गा भक्ति तरंगिणी। और ये अपने पिता की रचना थी जो अपूर्ण रह गई थी, इनको इन्होंने विद्यापति ने पूरा किया था। ये विद्यापति की सारी रचना किस में लिखी हुई है? संस्कृत में और मैथिली में लिखी हुई है पदावली। और कीर्ति लता और कीर्ति पताका है अपभ्रंश की रचना है। तो ऑप्शन जो विद्यापति की भाषा कौन सी हो गई? मैथिली भाषा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
सब मिलाकर कीर्तिलता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। वो इतिहास का कवि दृष्ट जीवंत रूप है। उसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात है, न इतिहास की उपेक्षा। ये कथन किसका है? तो साथियों, कीर्तिलता के बारे में ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कीर्तिलता में किसका वर्णन है? कीर्ति सिंह का। कैसी रचना है? वीरस की रचना है। भाषा कौन सी हो गई? अपभ्रंश है इसकी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये बात आपको याद रखनी होगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की परंपरा में इसको कौन से संवाद में रचित माना? भृंग भृंगी संवाद में रचित माना। और कीर्ति लता की खोज किसने की थी? सबसे पहले खोज की थी हर प्रसाद शास्त्री ने। और रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की रचनाओं का संपादन किया। उसमें कीर्तिलता को विद्यापति की पहली रचना माना। किसने माना था? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। और खोज किसने की थी? हरप्रसाद शास्त्री ने। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये आदिकालीन रचना है जिसमें ऐतिहासिकता सुरक्षित है और कौन से संवाद में रचित है? भृंग भृंगी संवाद में रचित है। तो ये कथन कीर्तिलता के बारे में, ये कथन किसका हो गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन है। सहायक आचार्य परीक्षा संस्कृत विभाग 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नाथ संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन असंगत है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का है विकसित रूप है, ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। शब्दी गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना है, ये कथन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थियाल। और नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं के अंत तक है, ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और वज्रयानी सिद्धों के साथ इन शैव नाथपंथी सिद्धों का कभी घनिष्ठ योग नहीं रहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों, जो डी ऑप्शन है ये गलत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सिद्ध से ही नाथों का विकास हुआ, तो न जो शैव नाथपंथी है वो उनका क्या रहा है? घनिष्ठ संबंध रहा है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। ये कथन तो हजारी प्रसाद का है, लेकिन ये लास्ट में लिख दिया कि नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि इनका घनिष्ठ संबंध है। तो साथियों, कि राहुल सांकृत्यायन की एक बुक आपको याद रखनी होगी, कौन सी? हिंदी काव्य धारा, जिसमें उन्होंने नाथों और सिद्धों से संबंधित कई खोज की थी। ये कब आई थी? 1945 में। और शब्दी गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना मानते हैं पीताम्बर दत्त बड़थियाल। ये बात आपको याद रखनी होगी कि पीताम्बर दत्त बड़थियाल ने 1930 में गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किया था। तब उन्होंने टोटल कितनी रचनाएं बताई? 40 रचनाएं बताई थी, जिसमें से प्रामाणिक कितनी मानी? 14 रचनाएं। और जिसमें से सबसे प्रामाणिक किसको माना था? शब्दी को। तो बी ऑप्शन राइट है। और वैसे नाथों का समय है 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, लेकिन रामकुमार वर्मा मानते हैं कि जो इनका चरमोत्कर्ष का समय है वो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बुक आपको याद रखना, नाथ संप्रदाय, कब लिखी गई थी? 1940 में। और आचार्य शुक्ल है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, आचार्य शुक्ल नाथों और सिद्धों को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनकी जो सबसे बड़ी कमी है वो है इनका रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर भाव। ये अनादर भाव और रूखापन, ये बात कौन करते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और शुक्ल कहते हैं कि योग धारा साहित्य की कोई धारा नहीं हो सकती। और सिद्धों और नाथों की, इन दोनों की रचना को क्या है? साहित्य की, शुद्ध साहित्य की कोटि के अंतर्गत नहीं रखते हैं। परमाद रासों के बारे में कौन सा कथन असंगत है? इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो साथियों, पहला ऑप्शन ही गलत है। परमाद रासों में किसका वर्णन है? वीरता का वर्णन है, वीर रस है। ये आलेखंड के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है। इसका रचयिता जगनी को माना जाता है, सही बात है। श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित कर इसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया। कब प्रकाशित करवाया था? 1919 में। किस नाम से? परमाल रासों के नाम से। और परमाल रासों का समय क्या है? 13वीं शताब्दी।
परमाद रासों के अंदर वनाफर वंश के दो वीर थे, कौन? आलाह और उदल। इनकी वीरता का वर्णन है। ये किसके सेनापति थे? परमारी देव। देव के सेनापति है। तो सबसे पहले आलाखंड के नाम से संपादन किसने किया था? तो फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आलाखंड के नाम से इसका जो संपादन किया था वो 1865 में किस नाम से किया था? आलाखंड के नाम से किया था। और कई विद्वान हैं जैसे वाटरफील्ड वगैरह ये मानते हैं कि जो आलेखंड है ये कोई स्वतंत्र रचना नहीं है और ये पृथ्वीराज रासो के 69वां समय महोबा युद्ध है उसी का एक अंश है, लेकिन बच्चन सिंह आदि विद्वान इसको एक स्वतंत्र रचना मानते हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 1919 में परमाद रासो के नाम से इसका संपादन किया। तो ये श्रृंगार की रस की प्रधानता न होकर किसकी प्रधानता है? वीर रस की रचना है। परमाद रासों के बारे में एक बात याद रखना, ये जन समूह की निधि मानी जाती है और मौखिक परंपरा में अधिक प्रचलित होने के कारण सबसे जो विकृत रूप है रासो काव्य का, सबसे विकृत रूप है वो किसका मिलता है? परमाद रासों का मिलता है। और आलेखंड के नाम से पहले संपादन किसने किया था? ये संपादन किया था चार्ल्स इलियट ने 1865 में। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। टॉड के बारे में एक बात आपको याद रखनी होगी, डॉक्टर जेम्स टॉड को पृथ्वीराज रासो का उद्धारक इतिहासकार मानते हैं। उद्धारक इतिहासकार। और पृथ्वीराज रासो के बारे में दो तीन जो पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल के दो तीन कथन आपको याद रखने होंगे। पहला तो क्या मानते हैं? एकदम जाली ग्रंथ, कि वास्तव में ये ग्रंथ है जो पूरा का पूरा कैसा ग्रंथ है? जाली ग्रंथ है। दूसरा जो ये कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर, भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि भाषा बिल्कुल भी अव्यवस्थित है और व्याकरण की दृष्टि से इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। भाषा की दृष्टिकोण से यदि इसका विश्लेषण करेंगे तो और भी निराश होना पड़ेगा। और शुक्ल जी का एक और कथन आता है कि पृथ्वीराज रासो के बारे में कि इसकी जो प्रामाणिकता को लेकर वो कहते हैं कि ये ग्रंथ है न तो भाषा के इतिहास और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुकों के काम का है। ये दो तीन कथन हैं, एकदम जाली ग्रंथ, भाषा की कसौटी और न ही भाषा के इतिहास और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुकों के काम का है। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला क्या माना था? महाकाव्य। और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम क्या माना था? महाकवि। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है। वीर रस की रचनाओं में डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग मिलता है। सही बात है। कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता भी रही है। रासो काव्य में कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव है और आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्य, तोटक, तोमर आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। जो सी ऑप्शन है इसमें कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव नहीं है, इनमें कथानक रूढ़ियाँ मिलती है आदिकालीन रासो काव्य के अंदर। तो आदिकालीन रासो काव्य की विशेषता क्या हुई? ऐतिहासिकता का अभाव है। इसमें ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन तो मिलता है लेकिन इनकी तिथियां हैं जो वर्णन है वो इतिहास सम्मत नहीं है। तो ऐतिहासिकता का क्या है? अभाव है। प्रामाणिकता क्या है? संदिग्ध है। कल्पना की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाता की प्रशंसा, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, विविध छंद योजना,
और संकुचित राष्ट्रीयता। इनमें जो राष्ट्रीयता है वो कैसी है? संकुचित है। क्षेत्रीयता की भावना हावी है। साथियों, ये आदिकाल की जो है ऐतिहासिकता का अभाव है, प्रामाणिकता संदिग्ध है, कल्पना की प्रधानता है, युद्धों का सजीव वर्णन है, आश्चर्यदाता की प्रशंसा है, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है, विविध छंद योजना है, संकुचित राष्ट्रीयता है और कथानक रूढ़ियों की भरमार है। इसमें कथानक रूढ़ियों का अभाव नहीं है। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसका माना जाता है? तो साथियों, ये होगा गारसादा तासी का। इनका जो ग्रंथ है इस्तवारदाला लिटरेतु एंदु हिंदुस्तानी 2 भागों में 1839 और 1847 में लिखा गया था। और इसका जो दूसरा संस्करण है वो 1871 में आया था। इसमें कितने भाग थे? 3 भाग थे। और इसमें टोटल 738 कवियों का वर्णन किया गया था, जिसमें हिंदी के मात्र 72 कवि थे। जो वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया ये ग्रंथ है, इसमें अंगद से लेकर हेमंत तक के कवियों का वर्णन है। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास माना जाता है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा गया है। और इसका अनुवाद किसने किया था? 1952 में लक्ष्मी सागर वासनी ने हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से किया गया था। तो ये इजी क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन का पहला प्रयास कौन सा है? तो गारसादा तासी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पुरानी हिंदी कौन कहते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो साथियों, गुलेरी जी ने 1921 में काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका में पुरानी हिंदी नाम से एक लेख लिखा था। पुरानी हिंदी के नाम से क्या लिखा था? एक लेख लिखा था, जिसमें उत्तर अपभ्रंश को किस नाम से संबोधित किया था? पुरानी हिंदी। तो साथियों, आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी को क्या कहते हैं? प्राकृताभास। प्राकृताभास हिंदी। पुरानी हिंदी कौन कहते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्राकृताभास हिंदी कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि हिंदी और अपभ्रंश अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में कैसा संबंध है? निकट का संबंध है। और अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल करना चाहिए। और रामविलास शर्मा हिंदी और अपभ्रंश को पूर्णतः पृथक मानते हैं कि हिंदी और अपभ्रंश में कोई संबंध नहीं है। और इसके साथ ही जो संस्कृत से हिंदी भाषा की जो विकास परंपरा है उसको सुगम नसैनी कहकर अस्वीकार करते। पूर्णतः पृथक कौन मानते हैं? रामविलास शर्मा। हिंदी और अपभ्रंश को अलग अलग मानते हैं, फिर भी कहते हैं कि इनमें निकट का संबंध है और अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में शामिल कर लेना चाहिए। ये कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी कौन कहते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्राकृताभास हिंदी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं शंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा? सबसे पहले कहा था भयाणी ने। शंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहते हैं। किसने कहा? भोला शंकर व्यास ने। तो अपभ्रंश का वेद व्यास किसको कहते हैं? ये कहते हैं पुष्यदंत को। अपभ्रंश का वेद व्यास। जो ए ऑप्शन है इसमें विमल चंद्र सूरी की कौन सी रचना है? पौमचर्युम। पौमचर्युम। स्वयंभू की 3 रचनाएं मिलती है। कौन कौन सी? पौमचर्यु, इनकी तो है पौमचर्यु। और विमल देव सूरी की कौन सी है? पौमचर्युम। पौमचर्यु
रिठे नेमी सरयू और स्वयंभू छंद, ये 3 रचनाएं मिलती है। पहुम सरयू के अंदर कितने कांड मिलते हैं? 5 कांड मिलते हैं, 12,000 श्लोक मिलते हैं और 90 संधियां मिलती है। तो पहुम सरयू के अंदर किसका वर्णन किया गया है? राम का वर्णन है। और इसको प्रथम जैन रामायण भी माना जाता है। पहुम सरयू किसकी रचना है? स्वयंभू की। और हेमचंद्र है, इनका जो समय है 12वीं शताब्दी। और ये जैन विद्वान थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे, हिंदी शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण, द्वाश्रय काव्य, योग शास्त्र, देसी नामाला कोश और कुमारपाल चरित्र, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? हेमचंद्र के। और पुष्यदंत के जो ग्रंथ हैं, त्रिशटी महापुरुष, गुणालंकार, नय कुमार सरयू, जसर सरयू। और जो जो इसका जो त्रिशटी महापुरुष, इसको क्या कहते हैं? महापुराण कहते हैं। इसके 2 भाग है, एक तो है आदि पुराण और एक है उत्तर पुराण। जो उत्तर पुराण है, इसमें किसका वर्णन है? भगवान राम का वर्णन है। तो ये हुआ सामान्य जानकारी कि वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। किसने कहा? वाल्मीकि, भयाणी ने। और भोला शंकर व्यास ने क्या कहा था? कालिदास। और अपभ्रंश का वेद व्यास किसको मानते हैं? पुष्यदंत को। पुष्यदंत का समय कौन सा है? 10वीं शताब्दी। और हेमचंद्र 12वीं के। और इनका जो समय है 783, 8वीं शताब्दी, स्वयंभू का। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसको कौन मानते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। ये कथन किसका है? ये इजी क्वेश्चन है। ये कथन है ये है अमीर खुसरो का। आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण मिलते हैं? ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आदिकालीन गद्य पद्य की कौन सी रचना है? संपू शैली में कौन सी लिखित है? राहुल वेल। चंपू शैली में कौन सी लिखी हुई है? राहुल वेल गद्य पद्य। जो पद्य के नमूने मिलते हैं वो अपभ्रंश के, और जो गद्य के नमूने मिलते हैं वो है देसी भाषा के। और ये कैसी करती है? शिलांकित करती है। शिलांकित करती। कहाँ मिली थी ये मालवा के धार नामक स्थान से मिली थी। और वर्तमान में ये बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। और इस कृति में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। और इसमें ये कैसी रचना है? ये संयोग श्रृंगार की रचना है। संयोग श्रृंगार की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि इसमें राहुल नामक नायिका का वर्णन है। राहुल नामक नायिका का वर्णन है। तो बच्चन सिंह कहते हैं कि इसमें हूणी नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और बच्चन सिंह ने माना कि राहुल का मतलब होता है राजा और वेल का मतलब होता है विलास। राजा का विलास, और इसमें जो नायिका है वो हूणी नायिका है। और राहुल वेल से हिंदी में नक्सिक परंपरा की शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये हुआ राहुल वेल के बारे में सामान्य जानकारी। कौन सी शैली में लिखा हुआ है? चंपू शैली में। कैसी करती है? शिलांकित करती है। कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कैसी रचना है? संयोग श्रृंगार की रचना है। नगेंद्र क्या मानते हैं कि इसमें जो राहुल है वो नायिका है, इसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं कि राहुल का मतलब होता है राजा और वेल का मतलब होता है विलास, और इसमें किसी हूणी नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और हिंदी के अंदर नक्सिक परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? और राहुल वेल से। और राहुल वेल का जो संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? भयाणी ने। और जो परिमार्जित जो संपादन किया था वो किया था माता प्रसाद गुप्त ने।
भविष्यत कथा ये किसकी रचना है? धनपाल की। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? शालिभद्र सूरी की। और नेमी रास किसकी है? हरिभद्र सूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काल रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 का ये क्वेश्चन है। युद्धों का सजीव वर्णन है, सही बात है, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। व्यक्तिगत राजाओं के शौर्य का प्रदर्शन किया गया है और व्यापक राष्ट्रीयता की भावना मिलती है, जो कि गलत है। आदिकालीन जो राष्ट्रीय काव्य है इसमें कैसी राष्ट्रीयता मिलती है? संकीर्ण राष्ट्रीयता। जो राजा है आपसी क्षेत्रीयता के मुद्दे पर या किसी नायिका के सौंदर्य से परीजकर आपसी युद्धों का वर्णन मिलता है। इसमें व्यापक राष्ट्रीयता का क्या है? अभाव है। संकीर्ण राष्ट्रीयता मिलती है, व्यापक राष्ट्रीयता नहीं मिलती है। और भोग विलास की प्रधानता, सामंती जीवन का वर्णन मिलता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास कितने भागों में है? स्कूल व्याख्याता परीक्षा ऑप्शन ए 14, 16, 15, 18। सही ऑप्शन है 16 भाग। तो दोस्तों पहले ये काशी नागरिणी प्रचारणी सभा के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। इस सभा की स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1893। संपादक कौन थे इसके? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। और काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास। और इस सभा के द्वारा काशी नागरी प्रचारणी, ये नागरी शब्द है यहाँ पे, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका कब निकाली थी? 1896 में। तब ये पत्रिका कैसी थी? त्रैमासिक। और 1907 में ये मासिक पत्रिका बन गई थी। 1907 में क्या बन गई थी? मासिक पत्रिका। और स्टार्टिंग की थी 1896 में, तब ये थी त्रैमासिक पत्रिका। इसके संपादक मंडल में कौन कौन थे पत्रिका के? श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कालिदास और सुधाकर द्विवेदी। ये काशी नागरिणी प्रचारणी पत्रिका के संपादक मंडल में थे। और संस्थापक सदस्य कौन थे इस सभा के? वो थे राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास। और प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था राधा कृष्ण दास को। सभा की स्थापना की गई 16 जुलाई 1893 और पत्रिका निकाली 1896 और 1907 में ये मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। तो कितने भागों में हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास? 16 भागों में। 16 भागों में। इसमें थोड़ा मुख्य कौन से जो अध्याय है वो आपको याद रखना। प्रथम कौन सा है? हिंदी साहित्य की आधार पीठिका। इसका संपादन किया था राजबली पांडे। और दूसरा जो अध्याय है हिंदी भाषा का विकास। इसका संपादन किया था धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के 3 अध्यायों का संपादन किया था। छठा अध्याय जिसका नाम रखा था रीतिकाल की भूमिका। रीतिबद्ध। और एक 10वां अध्याय उत्कर्ष काल। किससे संबंधित? काव्य से संबंधित।
और एक 15वां अध्याय अंतर्भारतीय हिंदी साहित्य, और लास्ट जो 16वां अध्याय है हिंदी का लोक साहित्य। इसका संपादन किया था राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय। तो दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में सबसे पहले आपको काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, संपादक मंडल में कौन कौन थे, संस्थापक सदस्य कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पत्रिका कब निकाली, ये त्रैमासिक थी, पहले मासिक पत्रिका कब बनी, फिर इसका जो अध्याय है जो 16 खंडों के अंतर्गत है, ये पूछा जाता है कि प्रथम अध्याय कौन सा है, हिंदी साहित्य की आधार पीठिका, संपादक कौन है, राजबली पांडे, दूसरा अध्याय हिंदी भाषा का विकास, इसके संपादक कौन है, धीरेन्द्र वर्मा, नगेंद्र ने कौन कौन से अध्याय का संपादन किया। तो छठा अध्याय है और रीतिकाल की भूमिका जो रीतिबद्ध है। जो 7वां अध्याय है रीतिकाल की भूमि, रीतिकाल रीतिमुक्त, उसका संपादन किया था भागीरथ मिश्र। जो छठा अध्याय है रीतिकाल की भूमिका रीतिबद्ध है, इसका संपादन किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। और 10वां अध्याय है उत्कर्ष काल, काव्य से संबंधित है, इसका किया था डॉक्टर नगेंद्र। और 15वां अध्याय है अंतर्भारतीय हिंदी साहित्य, इसका भी संपादन किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। जो लास्ट का जो अध्याय है 16वां अध्याय है हिंदी का लोक साहित्य, इसका संपादन किया था राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि व्रत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, ये कथन किसका है। तो शुक्ल की हर मान्यताओं को प्रामाणिकता के साथ एक स्पष्ट तथ्य के साथ खंडन करने वाले विचारक कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वही कहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्रत संग्रह की जो पिटारी से बाहर निकाला था, ये कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। और गणपति चंद्र गुप्त, इनका एक कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले विद्वान है जिन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं को चुनौती दी। ये कथन किसका है, गणपति चंद्र गुप्त का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि व्रत संग्रह की पिटारे से क्या निकाला था, बाहर निकाला था। कि ये कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और गणपति चंद्र गुप्त का भी कथन आपको याद रखना होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले विद्वान है जिन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं को क्या किया था, चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन है। चंदन बाला रास एक महाकाव्य, एक गलत है। चंदन बाला रास क्या है, खंड काव्य। खंड काव्य। सर्वाकासार की रचना आचार्य देवसेन ने की, सही बात है। स्तूली भद्र रास के रचनाकार जिन धर्म सूर्य, ये भी राइट है। और मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना, ये भी सही बात है। इसको हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक कौन मानते हैं, गणपति चंद्र गुप्त, शालिभद्र सूरी को पहला कवि मान के। लेकिन जो मुनि जिन विजय है, इन्होंने भरतेश्वरी बाहुबली रास का क्या किया था, संपादन किया था। और उन्होंने कहा कि जैन जो साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली रास। स्तूलिभद्र रास के रचनाकार जिन धर्म सूर्य। सर्वाकासार ये जैन आचार्य देवसेन की रचना है। ये कब लिखी गई थी, 1933 में। इसमें कितने दोहे हैं, 250 दोहे। और डॉक्टर नगेंद्र इसे हिंदी की प्रथम रचना मानते।
हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? श्राव का सार को। इसमें गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और देवसेन की और रचना कौन सी है? नय चक्र, जिसको क्या कहते हैं? लघु नय चक्र, व्रत चक्र, दर्शन सार, भाव सार, आराधना सार, ये सारे के सारे किसके हैं? देवसेन के। और चंदन बाला रास महाकाव्य न होकर क्या है? खंड काव्य, क्योंकि इसमें मात्र कितने छंद है? 35। और ये किसकी रचना है? आशुकु कवि की। आशुकु कवि की 2 रचनाएं मिलती है, एक तो चंदन बाला रास और दूसरी कौन सी है? जीव दया रास। और इनका रचना काल है 1200 ईस्वी। और ये जालोर में थे। और चंदन बाला है चंपा नगरी के राजा ददीवान की पुत्री थी। और यह करुण रस की इसमें बहुत अभिव्यक्ति मिलती है। ये कैसी रचना है? करुण रस की। और ये 35 छंदों का क्या है? एक खंड काव्य है। रचनाकार कौन है? आशुकु कवि। और दूसरी रचना कौन सी है? जीव दयारास। और रचना काल है 1200 ईस्वी और जालोर में इसकी रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विवरण सही नहीं है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, सही बात है। वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित है, ये कथन गलत है। राउरवेल में नायिका का नक्शिक वर्णन मिलता है। और वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित गद्य रचना है। जो बसंत विलास है ये वीर रस की नहीं है, बल्कि कैसी रचना है? संयोग श्रृंगार की रचना है। इसमें पुरुष, नारी और प्रकृति के मादक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। स्त्री पुरुष पर बसंत का जो मादक प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया गया है किसमें? बसंत विलास में। ये कैसी रचना है? संयोग श्रृंगार की रचना है। इसका जो रचनाकार है वो अज्ञात है। इसके अंदर 84 दोहे मिलते हैं। और इसके बारे में डॉक्टर नगेंद्र का कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि बसंत विलास आदिकाल की वह रचना है जिसमें जनजीवन की सरस अभिव्यक्ति हुई है, जो आचार्य शुक्ल तलवारों की झंझनाहट के बीच सुन नहीं पाए थे। तो ये जो डॉक्टर नगेंद्र का जो कथन है किसके बारे में कहा गया है? बसंत विलास के बारे में कहा है कि इसमें जनजीवन की सरस अभिव्यक्ति हुई है। तो आचार्य शुक्ल जो रासो काव्य की जो तलवारों की झंझनाहट थी उसके बीच में इनकी ध्वनि को सुन नहीं पाए थे। तो ये वीर रस की रचना नहीं होकर कैसी है? संयोग श्रृंगार की रचना है। कितने दोहे मिलते हैं? 84 दोहे मिलते हैं। और इसका जो लेखक है अज्ञात है। और इसका संपादन किया था माता प्रसाद गुप्त ने। राउरवेल में नायिका का नक्शिक वर्णन मिलता है। और वर्ण रत्नाकर है, ये एक प्रकार का क्या है? शब्दकोश। और किसकी रचना है? ये ज्योतिश्वर ठाकुर की। ज्योतिश्वर ठाकुर। और समय है 14वीं सदी। वर्ण रत्नाकर क्या है? एक शब्दकोश है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। और इसके बारे में कहते हैं कि आदिकालीन हिंदी के प्रारंभिक रूप और व्याकरण की दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। कौन सा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये प्रकरण के मतलब होता है अध्याय। इसमें कितने अध्याय है? 5 अध्याय है। और इसका रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है दामोदर शर्मा। और इसका जो समय है वो है 12वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग्म नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। परमाद रासो की रचना किसने की? जगनीक ने, सही बात है। बीसल देव रासो नरपति नाल है। और खुमान रासो जयदेव। जयदेव की रचना नहीं होकर खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। दलपति विजय की रचना है, जयदेव की नहीं है। और हमी रासो की रचनाएं जो किसने की थी? सारंगधर ने की थी। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम में मिले 8 छंदों के आधार पर किसकी कल्पना की थी? हमी रासो की। और उसके रचयिता किसको माना? सारंगधर को। और राव सांकृत्यायन किसको मानते हैं? हमी रासो का जज्जल नाम के किसी व्यक्ति को हमी रासो का रचयिता मानते हैं। तो दोस्तों अगली सीरीज में आदिकाल से संबंधित जो नेक्स्ट प्रश्न है उसकी व्याख्या की जाएगी। और आदिकाल की 3 प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आरपीसी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी व्याख्या करवाई गई है। धन्यवाद।